ठीक है, चलो सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशंस बता रहा था मैं, और आज सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट क्लास रहेगा। सेल मेम्ब्रेन का ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है आज, है ना। एक्टिव पर लिया, पैसिव पर लिया। ऑलमोस्ट एक्टिव में ही हम लोग एक और टाइप्स है हम लोग देखते हैं, मतलब कि एक्टिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो एक अलग चीज है, लेकिन हम देखते हैं कभी कभी सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर में अभी जो भी चीजें हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, है ना, कि कोई भी अगर सेल है ना, कोई भी अगर सेल है तो सेल्स के अंदर में या तो चीजें हमने ये देखा है कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए लिपिड्स में डिसॉल्व होके जाता था, एक चीज पॉसिबिलिटी थी। दूसरा, यदि अगर डिसॉल्व होकर के नहीं जा रहा था तो पॉसिबल क्या था, उसके लिए क्या बने हुए थे, चैनल्स बने हुए थे, और चैनल्स में होकर के वो जा रहा था। ठीक है, कैसे जा रहा था, चैनल्स में होकर के जा रहा था। बट समटाइम्स हम लोग देखते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं सेल मेम्ब्रेन से या अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, दोनों साइड से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, गेट पे गार्ड सबको खड़ा कर देना। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि या तो अंदर की बात करें या बाहर की बात करें, या तो चैनल से जाता था या तो डिसॉल्व होकर के जाता था। लेकिन एक और तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि अंदर और बाहर, या बाहर से अंदर आना या अंदर से बाहर जाना, ऐसे जाता है चीजें इस सेल मेम्ब्रेन से, ना तो वो इसमें डिसॉल्व होता है और ना ही किसी चैनल से जाता है, फिर एक तीसरा रास्ता अपनाता है। और वो तीसरा रास्ता जो है उसी में हम लोग चीजों को देखेंगे, जिसको हम बोलते बेसिकली वास्कुलर ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली, या वेजिकुलर ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, वेजिकुलर ट्रांसपोर्टेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस। अब वेजिकुलर ट्रांसपोर्टेशंस में जब हम लोग आते हैं तो वहां पर एक अलग अलग वेजिकुलर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। तो व्हेन द सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब या इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड विद द हेल्प ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन का हेल्प होगा, मतलब ये सेगमेंट इन्वॉल्व होगा। सेल मेम्ब्रेन का सेगमेंट कैसे इन्वॉल्व होगा, अब सपोज जैसे हम सिंपल देखते कि बहुत सारे टाइम में एक बेसिक टर्म तुम लोग पढ़ोगे, फेगोसाइटोसिस, नाम सुने हो ना। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जनरली फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि भाई कोई भी सेल जो है वो क्या करेगा, कोई भी फॉरेन बॉडी या बॉडी का कुछ भी चीजें हैं उसको वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, है ना, उसको वो इट करेगा, मतलब कि अपने मेम्ब्रेन्स के प्रोसेसेस को बढ़ाएगा, अपने अंदर लेगा, फिर वो इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन लाएगा। तो यहां पर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे सिंपल मैं बता रहा हूं, ये सेल है मान लो, और ये है बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी है। एक स्टेप ऐसा होगा। दूसरा स्टेप में हम लोग देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन अपने प्रोसेसेस को बाहर निकालता है। क्या करता है, अपने प्रोसेसेस को बाहर निकालता है, और इसके अंदर वही बैक्टीरिया, मान लो ये बैक्टीरिया को अंदर ले लिया, पहले यहां था अब अंदर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप इज दैट, अगर हम लोग देखते फिर ये धीरे धीरे इसको क्या करेगा, आपस में फ्यूज करा देगा। और फिर अगले स्टेप में क्या कर सकता है, तो अगले स्टेप में ये देखने को होगा, और सेल मेम्ब्रेन्स होगा, और ये जो चीजें आ रही थी इसके अंदर में, है ना, ये जो चीजें इसके अंदर में आ रही थी ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, और इसके अंदर तो आ ही गया, लेकिन साथ साथ ये आया जब, तो ये अंदर में एक पैकेट फॉर्म में आया। किस फॉर्म में आया, एक पैकेट फॉर्म में आ गया। तो यहां पर ये देखिए सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल था, सेल मेम्ब्रेन अपने प्रोसेसेस को, मतलब कि ऐसे नॉर्मल है, मान लो सेल मेम्ब्रेन अपने एक प्रोसेस को बाहर किया, मतलब मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट्स को क्या कहते हैं कि बाहर किया, प्रोजेक्शन किया, और उससे उसको पकड़ा और सिंपल सा चीजों को अंदर लाके एक वेजाइकल मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये जो सेल्स का ये जो वेजाइकल बना वो क्या बना, मेम्ब्रेन का ही बना। तो यहाँ पे ना तो चीजें सेल मेम्ब्रेन के साथ डिसॉल्व हुआ और ना ही चीजें किसी सेल मेम्ब्रेन के कैरियर, मतलब प्रोटीनस स्ट्रक्चर या गेट, चैनल्स, कैरियर प्रोटीन किसी चीज में नहीं गया। तो यहाँ एक तीसरा पैटर्न इन्वॉल्व हो रहा है, यानी वेजाइकल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, इसलिए लोग बोलते हैं वेजिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। अब यहीं पर अगर कोई चीजें वेजाइकल के फॉर्म में इनसाइड टू, दो चीजें हो सकती है, या तो इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, या एक पॉसिबल है कि आउटसाइड से इनसाइड आएगा। तो मेनली दो है, बट एक और मैं बताऊंगा आगे चल के। तो एक को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, एक होता है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब होगा कि व्हेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू द वेजिकल फॉर्म, किस फॉर्म में, थ्रू द इन वेजिकल फॉर्म फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल इज नॉन एज इंडोसाइटोसिस। क्या उसको बोलेंगे, तो हम लोग इसका मतलब यह है कि वेजिकुलर ट्रांसपोर्टेशन जो है
दिस वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन इज अ मेनली टू टाइप, हालांकि 3 टाइप है, लेकिन अभी मैं 2 बता रहा हूँ, लास्ट में तीसरा बताता हूँ आपको। मेनली 2 टाइप है। फर्स्ट वन इज दैट क्या है, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस तो इंडोसाइटोसिस है ना, इंडोसाइटोसिस। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, एक्सोसाइटोसिस। अब यहां पर और यहां पर फर्क क्या है भाई, तो यहां पर जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इंडो आउटसाइड टू इनसाइड, outside to inside with the help of या through the physical form। किस फॉर्म में, physical form। सेम एज यहां पर हम लोग बात करें, जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा हो जाएगा। यहां पर सीधे जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस है ना, ये क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या बेसिकली सब्सटेंस फ्रॉम इन साइड टू आउटसाइड with the help of या through the with the help of या with in the form of, ज्यादा बेटर है, help in the form of वेसिकल। ठीक, अब सिंपल सा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक एक करके अगर हम लोग बात करते, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, यहाँ पे फिर अलग अलग टाइप भी देखने को मिलते हैं। देन फर्दर वी आर क्लासिफाइड इन द इंडोसाइटोसिस, है ना, जो इंडोसाइटोसिस है उसके क्लासिफिकेशन पे हम लोग काम करेंगे यहाँ पर। तो इंडोसाइटोसिस का क्लासिफिकेशन है किसका, इंडो ही था ना इधर, हाँ, इंडोसाइटोसिस का क्लासिफिकेशन है ना। अब इंडोसाइटोसिस के क्लासिफिकेशन हम लोग आते हैं, तो इसके फिर फर्दर 3 क्लासिफिकेशन देखेंगे, ए बी एंड सी, 3 देंगे। यानी इंडोसाइटोसिस फिर फर्दर 2 तरह, 3-4 तरह के होंगे पॉसिबल। क्या चीज, अच्छा कोई बात नहीं, डी लगा लो, क्या दिक्कत है। इंडोसाइटोसिस देखो 2 चीज है, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी, थोड़ी नहीं बहुत गंदी है, ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है, कोई बताओगे राइटिंग क्यों गंदी होती है, किसकी, हाँ ना 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 ना, डॉक्टर लीगल रीजन में पूछ रहा तुमसे, नहीं मैटर नहीं करता वो अलग चीज, मेरा क्वेश्चन ये है कि राइटिंग गंदी क्यों होती है, फास्ट लिखना एक कारण, और नहीं कंसेप्ट वो सब मैंने देखता नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि राइटिंग क्यों गंदी होती है, एक प्रैक्टिस नहीं, चलो ठीक है, बिना प्रैक्टिस से हम यहाँ तक आ गए जी। डेली पढ़ाते, प्रैक्टिस तो डेली हो रहा है ना मेरा, तो प्रैक्टिस तो नहीं रह सकता ये चीज। परफेक्ट प्रैक्टिस कह सकते हो, परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करते रखते। देखो रीजन बताता हूँ क्यों। कई लोगों ने बोला फास्ट अरेंज सही नहीं, वो तो समझ में आया, अरेंज नहीं हुआ तभी गंदा हुआ है। रीजन क्यों अरेंज सही नहीं हुआ, फिर सवाल है। प्रैक्टिस तो डेली हम करते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं होता। परफेक्ट प्रैक्टिस क्या होता है, देखो सही, अब देखो रीजन हमारा वो है कि क्यों, या किसी लोगों का स्पेशली राइटिंग वर्स्ट क्यों होता है, गंदा क्यों होता है। स्पेशली तुम देखोगे, तुम नोट बनाओगे तो अच्छी राइटिंग बनेगी, लेकिन एग्जाम के पेपर लिखोगे तो राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी। क्यों होता है, क्या है कि तुम लिखते कब हो, जब तुम्हारे ब्रेन डिसीजन देता है, याद को समझना। तो 2 स्पीड है, एक आपकी हाथ की स्पीड होती है, एक आपकी ब्रेन की स्पीड होती है। यदि तुम मान लो सपोज, जैसे मैं अभी लिख रहा था, यहीं पे मैं बात कर रहा हूं, तो इस पे तो ज्यादा समझ में आएगा कि जैसे मैं लिख रहा था, मान लो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस,
तो मैं ट्रांसपोर्टेशन बोल दिया, मेरे ब्रेन का काम खत्म सोचने का, हाथ का काम है ट्रांसपोर्टेशन लिखना। तब तक ब्रेन में ऑफ सब्सटेंस आ चुका है, उस अब ब्रेन का स्पीड आगे चल रहा है और हाथ का स्पीड पीछे चल रहा है, तो दोनों के बीच में रेस चल रहा है, ब्रेन के स्पीड में और हाथ के स्पीड में। हाथ का स्पीड ब्रेन के स्पीड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके चक्कर में राइटिंग की बैंड बजती है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों गड़बड़ाता है? कि दोनों की अपनी स्पीड है, तो ब्रेन को बहुत पावर है। ब्रेन सोच लो दिल्ली पहुंच गए होगे, दिल्ली जो भी गए होगे, है ना। तो मतलब मैं समझा रहा हूँ कि ब्रेन के जब तुम एक सेंटेंस लिखते हो ना, तो ऐसे नहीं, हाँ लिखते हो कि ट्रांसपोर्टेशन, तो आगे का सेंटेंस नहीं आ रहा ब्रेन में, आगे का आ रहा है ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम, यहां तक चला गया होगा ब्रेन में, लेकिन तुम्हारा हाथ अभी यहीं तक पहुंचा। अब ब्रेन यहां तक पहुंचा और हाथ और ब्रेन के बीच में रेस चल रहा है, तो उस रेस में हाथ जो है वो अपने आप को स्पीड को बढ़ाता है और ऐसे रिजल्ट फाइनली आता है कि राइटिंग खराब हो जाता है। ठीक है, चलो खैर, खराब और अच्छे से कोई मतलब नहीं, इतना है कि पढ़ लोगे, इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, हाँ निमेर राइटिंग बचपन से बुरा है, ऐसा नहीं कि पहले टाइम, इसलिए प्रैक्टिस। ठीक है, इंडोसाइटोसिस में आते क्लासिफिकेशन की बात करते, तो इंडोसाइटोसिस में 3 क्लासिफिकेशन। अब 3 क्लासिफिकेशन क्या भाई, तो समझो, पहले मैकेनिज्म को समझाते फिर हम लोग, चलो पहले लिख ही देते समझे। एक आता है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस आता है, एक आता है फेगोसाइटोसिस आता है, और तीसरा आता है रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में क्या था, पिनोसाइटोसिस, है ना, ए था, तो पिनोसाइटोसिस। देखो, अब अगर कोई सेल है, मतलब एक ही तरफ में समझा देता हूं, तुम्हें समझ में सारा आ जाएगा, डेफिनेशन ऑलरेडी नोट्स इंसर्टेड में कर ही देता हूं, तो है ना। तो पहला चीज पिनोसाइटोसिस, सिनॉल या जो भी चीज है वो क्या है, इस चीज को समझो। देखो, अगर कोई सेल है यहां पर, ये क्या है, सेल। अब कभी कभी क्या है कि हमने पढ़ा है, तुमने भी इस चीज को अब तक क्लियर तुम्हारा भी हो चुका है, कि यदि कोई वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है या वाटर ही है ऑलमोस्ट मान लो, तो वो सेल्स के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो एक पॉसिबल है कि डिसॉल्व होके तो जाएगा, नहीं जाएगा, डिसॉल्व होकर के नहीं जाएगा। वाटर कैसे डिसॉल्व होकर के जाएगा, लिपिड सॉल्युबिलिटी है। दूसरा पॉसिबल है, वाटर के लिए अलग अलग चैनल है, सोडियम वाटर को ट्रांसपोर्टर्स है, सिंपोर्टर्स है, वो है। लेकिन ऐसे बॉडी में बहुत सारे ऐसे टाइम देखने को मिलता है जिस टाइम पे वाटर या कोई फ्लूइड, सिंपल हम मानते हैं ऐसे फ्लूइड जो वाटर में सॉल्युबिलिटी रखते हैं, या वाटर सॉल्युबिलिटी रखने वाले जो फ्लूइड्स है वो मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा का ट्रांसपोर्ट उस टाइम पे नहीं जा पाता है। तो वैसे ही केस में क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर में एक डिप्स बनता है, मतलब छोटा सा एक, मान लो इस तरह से डिप्रेशंस बनेंगे। क्या बनेंगे, पहले इनिशियली एक छोटा सा डिप्रेशंस बना, डेप्थ बन गया, पिट्स कह सकते हो। उसके अंदर में ये व्हाइट है वाटर, तो मान लो ये वाटर है, वाटर आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं इसका जो डेप्थ है वो और थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, और थोड़ा सा ज्यादा बड़ा डिप बनेगा। ठीक है, और उधर से ये इस तरह से आता रहेगा। फिर इसमें क्या आएगा, वाटर आ गया। एट द नेक्स्ट स्टेप उसके बाद क्या होगा, ये मेम्ब्रेनस आगे जाके कंटिन्यू कर जाएगा, और ये यहां से कट टूट करके समझो ये एक पीस सेपरेट हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, वाटर फिल करेगी। तो वाटर या वाटर लाइक सब्सटेंस, फ्लूइड जो भी है, यहां पे क्या हुआ कि सबसे पहले एक पिट एंड डिप्रेशन सिनॉल सेल मेम्ब्रेन्स पे आया, उसको इस तरह से कैचअप करके समझो अपने वेसिकल्स के अंदर। तुम्हें पता है कि फ्लूइडिटी है, वो आपस में जाके मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पानी के अंदर एक पत्थर फेंक दो, पानी फट जाएगा क्या, फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। तो वैसे ही सेम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी फ्लूइडिटी है, तो वो मेंटेन करता है इस चीज को। और यहाँ पर ये वाटर आ गया। अब ये वाटर अंदर जो चलाया, तो मान लो और अंदर आ जाएगा, और मान ली सेल्स के इनसाइड में आ गया वाटर, और ये बन गया बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये क्या बना, क्या प्रोसेस हुआ, ऐसा समझे इंडोसाइटोसिस। लेकिन इंडोसाइटोसिस में यदि, इंडोसाइटोसिस तो क्लियर कट एक चीज समझ में आ गया कि इंडोसाइटोसिस में क्लियर कट है कि सब्सटेंस जो होगा वेसिकल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, और वो आउटसाइड से इनसाइड होगा। अब उसमें है क्या क्या चीजें, जैसे हमें अगर ट्रक पे भेजना हो आइसक्रीम को, ट्रक पे भेजना हो लोहे के आइटम को, दोनों का प्रोसेस अलग हो जाता है। रड को भेजना हो और आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए हमें उस तरह का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा,
लेकिन लोहे के लिए कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ा। तो ट्रांसपोर्टेशन सेम सेल मेम्ब्रेन से यहाँ हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वहां भी ट्रक पे हो रहा है, लेकिन मेथडोलॉजी थोड़ी थोड़ी क्या अलग होगी। तो यदि फ्लूइड या वाटर लाइक सब्सटेंस या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अगर कोई इस सेल के अंदर ऐसे जा रहा है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते? स्पिनो। तो इंडोसाइटोसिस में ये क्या कहलाएगा? इसीलिए हम लोग पिनोसाइटोसिस को एक और बोलते हैं, इज द ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? द ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल, है ना, ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल। ये सेल क्या कर रहा है? पानी पी रहा है, ठीक है। बहुत सारा सेल पानी पीता है तो पीता है, देख रहे हो, है ना, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग आते हैं सिंपल, अगर मान लो कोई फ्लूइड या इसके अंदर में हम लोग बात करते हैं, सेम प्रोसेस में हम लोग आते हैं कि अगर ये नहीं हो करके एक पॉसिबिलिटी है कि भाई सेल के अंदर में क्या आ जाए कि सेल के बाहर कोई बैक्टीरिया आ जाए। क्या आ जाए? बैक्टीरिया आ जाए, फेगोसाइटोसिस, है ना। तो कोई सॉलिड सब्सटेंस या क्या कह सकते हैं सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो सेल के बाहर है और उसको सेल अपने अंदर करेगी। क्या करेगी? सेल अपने अंदर करेगी। मान लो सेल, अब यहां पर सेल का जो मेथोडोलॉजी होगी थोड़ी सी चेंज हो जाए। पिनोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन में पिट्स आते, गड्ढे आते, यहां पर सेल मेम्ब्रेन प्रोजेक्ट करे, जो पहला में इंडोसाइटोसिस का प्रोसेस बताया था, वहां यहां पे क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन में छोटा छोटा सेल ही बना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा? यहाँ पे मान लो एक अगर सेल्स है ना, तो ये नॉर्मल सेल है मान लो। अब ये सेल दूसरे स्टेप में क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा बाहर की तरफ। क्या करेगा? बाहर की तरफ ये मान लो प्रोजेक्ट करेगा अपने आप को, ठीक है। अब बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा, मान लो ये तुम्हारा था यहां पर बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया क्या आएगा? यहां आ जाएगा। फिर आफ्टर समटाइम्स अगर हम लोग बात करें तो एक मे बी पॉसिबिलिटी कि बैक्टीरिया कट ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे आ जाए, और फिर ऑल फाइनली अगर हम लोग बात करें तो इट मे बी पॉसिबल है कि बैक्टीरिया इनसाइड ऑफ सेल में आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर जो प्रोसेस हुआ ये भी तो हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ इंडोसाइटोसिस ही, बट यहां पर जो आगे है, जो फॉरेन बॉडी है या जो भी इस तरह की चीजें हैं, वो क्या सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड के फॉर्म में होगा। ये मान लो बैक्टीरिया में लिख दो, है ना। तो यदि अब इसको बोलते हैं अगर कोई सॉलिड, जैसे हम लोग क्या करते हैं खाते हैं, तो खाने वाली चीजें या तो मोस्टली सॉलिड होती है या सेमी सॉलिड होती है। पीने वाली चीजें क्या होती है? फ्लूइड फॉर्म में होती है। तो इसलिए इसको फेगोसाइटोसिस को ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इन टर्म ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल। अब ऐसे बहुत सारे सेल्स है बॉडी में, चलता रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया, जैसे आपका मैक्रोफेज के बारे में आगे पढ़ोगे, है ना, न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ोगे, है ना, मोनोसाइट्स पढ़ोगे, लिम्फोसाइट्स, मतलब अलग अलग सेल्स है जो अपना इस तरह के प्रोसेस करते हैं बॉडीज के अंदर में, और ये डिफेंस करता कहीं ना कहीं हमको। तीसरा इसके अलावा एक और चीजें आती है, स्पेशली हम लोग देखते हैं, वो आता है रिसेप्टर मीडिएटेड। अब कुछ ऐसी चीजें हैं वो इस तरह से वेजिकल में डायरेक्टली वेजिकल नहीं बनेगा। जैसे अभी क्या था, ये अब सेल मेम्ब्रेन खुद डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर रही है, सेल मेम्ब्रेन ही प्रोजेक्ट कर गया। इससे पहले इनका सेल मेम्ब्रेन में डिप्स बन गए। अब क्या होता है, तीसरा एक स्टेजेस हम लोग देखते हैं जो है, सॉरी, तीसरा एक फॉर्म देखते हैं जिसमें क्या होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? रिसेप्टर मीडिएटेड, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा, रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या होगा कि सेल होगा, सब कुछ होगा, एज इज यूजुअल होंगे, बट डिफरेंट एक होगा कि यहाँ पर होगा क्या, रिसेप्टर। स्पेशली जैसे हेपेटोसाइट्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, लिवर सेल्स की बात जब हम लोग करेंगे, तो वहां पे हेपेटोसाइट्स एंड लिवर सेल्स के अंदर में जब हम लोग देखते हैं, तो वहां पर क्या दिखेगा तुमको लिवर सेल्स के अंदर में, कि लिवर सेल जो होते हैं, जैसे लिवर की जब टेस्ट कराओगे तो देखते हैं एलडीएल लेवल, एचडीएल लेवल, ये लिवर की टेस्ट जब करोगे तो वहां पे यानी गुड लिपिड्स एंड क्या कहते हैं, गुड्स एंड बैड्स फैट्स, बेसिकली हम लोग कहते हैं लिपिड्स का लो, तो एलडीएल एचडीएल। तो अब जैसे एलडीएल वगैरह सेल को अपटेक करना होता है, सेल्स को लेना होता है, तो एलडीएल वगैरह जो है वो क्या, एलडीएल तो ऐसे कहोगे फ्लूइड है सर, अब आसानी से डिसॉल्व हो करके क्या सकता है, लिपिड्स है, तो आसानी से क्या आ सकता है, लो एलडीएल क्या, लो डेंसिटी लिपोसाइट्स, लिपोप्रोटीन, लिपिड्स है, लो डेंसिटी, और एचडीएल होगा तो हाई डेंसिटी लिपिड्स होते। तो आसानी से क्या, लिपिड्स तो है तो वो क्या कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन में जा सकता है, बट नेचर ने उसके लिए ठीक है जा सकता है, बट नेचर ने उसके लिए क्या है, स्पेशल रिसेप्टर्स
रखी। अब आदमी आने के लिए खिड़की से भी कूद के आ सकता है, लेकिन गेट क्यों रखी? गेट से प्रॉपर एंट्री है, मतलब मेथोडोलॉजी है कि गेट से एंट्री हो सकती। तो वैसे ही बहुत सारे सेल है, स्पेशली मैं बात करता हूं यहाँ पर कि मान लो लिवर सेल है, हेपेटोसाइट्स है, तो उस सेल्स के पास में अगर हम लोग देखते हैं तो ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है ना, मैं और इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये रिसेप्टर्स, ये क्या है? रिसेप्टर्स लगे हुए। और ये रिसेप्टर किसके लिए? एलडीएल रिसेप्टर्स। कौन से? अभी मैं बताऊं हेपेटोसाइट्स स्पेशली एग्जांपल कहां ले रहे हैं? तो लिवर सेल जिसको हम लोग हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, वहां पे ले रहे हैं। अब दिस साइट इज, ये जो साइट है ये बेसिकली ये बाइंड करेगा किसके साथ? तो एलडीएल मान लो, ये है क्या? एलडीएल है ना, लो डेंसिटी लिपिड्स। अब ये क्या होगा कि इसके साथ जैसे ये बाइंड करेगा तब ये रिसेप्टर का काम है। रिसेप्टर का जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है? की एंड लॉक मेथड्स होता है कि कोई भी रिसेप्टर, स्पेशली हर एक रिसेप्टर बॉडी में, तो मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में, हर एक सब्सटेंस के लिए अलग रिसेप्टर्स है। जैसे मैं बोल सकता हूँ अगर किसी बिल्डिंग या यहीं पे चला जाए तो बहुत सारे लॉक लगे हुए, लेकिन हर लॉक का काम तो लॉक करना ही है, बट हर लॉक की क्या है? अलग अलग होता है। तो स्पेसिफिक की से ये स्पेसिफिक लॉक खुलते हैं बेसिकली। तो सेम एज हमारे बॉडी में रिसेप्टर, ये एलडीएल रिसेप्टर। अब क्या होता है कि स्पेशली हम लोग देखते हैं कि जैसे ये एक्टिवेट होगा, मान लो ये चीजें होना स्टार्ट होगा, तो एलडीएल रिसेप्टर के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में एक प्रोटीनस फिलामेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको कैलोथ्रीन के नाम से हम लोग जानते हैं। स्पेशली क्या नाम से जानते हैं? कैलोथ्रीन। यहां पे थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है। होता यह है कि इस रिसेप्टर पे आकर के, इस रिसेप्टर पे मान लो सपोज जैसे ही ये एलडीएल आकर के बाइंड किया, क्या किया? ये एलडीएल आकर के, एलडीएल इस पे आकर के क्या किया? बाइंड किया। तो जैसे रिसेप्टर पे एलडीएल बाइंड करता, तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में और भी अलग अलग टाइप के फिलामेंट स्ट्रक्चर्स है। दिस फिलामेंट स्ट्रक्चर्स यू नो कैलोथ्रीन। जैसे एक्टिन फिलामेंट का नाम सुनोगे, वन ऑफ द टाइप ऑफ दैट इज अ कैलोथ्रीन नाम से होता है। ये क्या? कैलोथ्रीन है। मैं इसको आगे का ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो कैलोथ्रीन है ये जाकर के एक एक सेगमेंट्स के ऊपर अटैच हो जाएगा। जो रिसेप्टर है ना, उस रिसेप्टर के ऊपर क्या होगा? अटैच्ड हो जाएगा। और जैसे ये कैलोथ्रीन इस रिसेप्टर्स के ऊपर में अटैच हो जाएगा, ध्यान सुनो, वो समझो इंडिविजुअली एक जाकर के, जैसे रिसेप्टर के साथ जो एसोसिएट मेम्ब्रेन है पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये रिसेप्टर प्लस उसका जो जहां पर वो, जैसे अब ये स्ट्रक्चर है, मान लो ऐसे हम पेन इधर से ले गया तो पेन में अटैच नहीं होगा, इसके साथ इस तरह से, यानी कि उसके साथ जो मेम्ब्रेन्स होगा सेम ऐसे अटैच हो। अब वो एक एक पिंच की तरह वो क्या करेगा? पुल करेगा पीछे की तरफ। ये कैलोथ्रीन जैसे अटैच होगा, इसको क्या करेगा? ऐसे टच किया और वो पिंच, अब एक साथ मान लो सब अंदर की तरफ खींचेगा, तो ऑलमोस्ट लाइक इस तरह का चेंजेस होना स्टार्ट होने लगेगा। ऑलमोस्ट क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री होने लगेगी। लगभग हम लोग अगर देखें तो ये ऐसे अगर सेल, अरे यार है ना, थोड़ा सा एक मिनट, तो सेल मेम्ब्रेन जगह जगह से पिंच होने लगा है ना। तो ये रिसेप्टर ऑलरेडी क्या है, मान लो यहां पर लोडेड है, किसके साथ? अब मैं इसी को बना देता हूं यहां पर, ये कलर में बार बार कितना चेंज करो यार, ये कैलोथ्रीन है, कैलोथ्रीन। अब ये मान लो और खींचेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन इधर की जाता हुआ फ्यूज्ड, और ये इतना जो ये सेगमेंट्स होगा, ये जो सेगमेंट बनेगा, ये सेगमेंट क्या बनेगा? एक वेसिकल बनेगा। तो मैं नीचे आ जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप नीचे, चलो ठीक है नीचे ही ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप ऑलमोस्ट इधर ले लेते, चलो नेक्स्ट स्टेप ऑलमोस्ट ये सेल उधर बन जाएगा और ये लगभग एक वेसिकल फॉर्म हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी रिसेप्टर्स है उसके अंदर में क्या लोड रहेगा? एलडीएल। क्या लोड रहेगा? एलडीएल। चलो यहां पे भी कलर आ गया तो कर ही देते, क्या रहेगा? एलडीएल लोडेड रहेगा। अब ये रिसेप्टर्स क्या करेगा? सेम एज दूसरा कोई और वेसिकल होता है अलग अलग टाइप के एंजाइम्स के लिए,
एंजाइम्स होता है, वो एंजाइम्स आकर के इसके साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा इस रिसेप्टर सॉरी इस वेसिकल के साथ, और इसमें से स्पेशली ब्रेक करेगा और एलडीएल को अपटेक कर लेगा और फिर से रिसेप्टर को छोड़ देगा और रिसेप्टर फिर से कहां पहुंच जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में बोलते हो, रिसेप्टर फिर से सेल मेम्ब्रेन। अब ये सोचो यहां पर क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को वेसिकल बनाने के लिए जो इंड्यूस्ड करता है, अगर रिसेप्टर नहीं होगा तो वहां एलडीएल आकर के बाइंड, और एलडीएल रिसेप्टर और एलडीएल कॉम्प्लेक्स जब बनता तो एक्टिवेट होता, तो कैलेथोनिन एक्टिवेट होता, और कैल्शियम समझो एक तरह का चुट्टा टाइप का पिंच पकड़ के खींचना स्टार्ट करने लगता है, तो धीरे धीरे मल्टीपल जगह पर होने लगे, वो लगभग खींचेगा तो क्या बनेगा, एक वेसिकल टाइप का बन जाएगा, और फिर ये प्रॉपर वेसिकल बन गया, अंदर एंजाइम में फ्यूज हो, तो इस तरह से भी तो ये भी एक तरह का इंडोसाइटोसिस हुआ, बट दिस इज अ रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। कैसा है, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, ऑलरेडी यहां पे लिखा भी हुआ था, इसको उधर ही अटका देने में, चलो ठीक है, रुको एक मिनट, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटो, एक मिनट, ठीक है चलो, तो एक चीज होगा। दूसरा जनरली हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो आता है ना, फिर क्या आया, फेगोसाइटोसिस, ठीक, टाइप में ही हम लोग आते हैं, तो फेगोसाइटोसिस भी यहां जरूरत नहीं है ऑलमोस्ट, नोट्स पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या था, टाइप ऑफ डिवीजन हम लोग किए थे, तो दूसरा तुम्हारा आ रहा था एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस तो थोड़ा बहुत अलग अलग है, बट जनरली हम लोग देखते हैं मोस्टली वही वेसिकल होता है, उसके ऊपर होता है, और इंडिविजुअली अलग अलग नाम रखेंगे तो बहुत सारे नाम इसमें आ जाते हैं, बट मेनली क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, क्या है, पैनक्रियाज, यहाँ पे ये सेम एक्सोसाइटोसिस देखने को मिलता है। बीटा सेल क्या बनाता है भाई, बीटा सेल क्या बनाता है, कोई बताओगे, इंसुलिन बनाता है, क्या बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है, ठीक है। अब बीटा सेल जब इंसुलिन बनाता है, तो इंसुलिन जब प्रोसेस में पढ़ाऊंगा तो मैं इंसुलिन के सिंथेसिस, इंसुलिन का हाउ टू रिलीज द बीटा सेल, हाउ टू रिलीज इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल, तो वहां पर इंसुलिन अपने को बनने के बाद, याद रखोगे, बनने के बाद एक वेसिकल में पैक हो जाता है, क्या होता है, वेसिकल में पैक होता है। इंसुलिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरह से होता है, और ये मान लो किसमें पैक हो गया, एक वेसिकल में पैक हो गया। अब ये ऐसे ऐसे वेसिकल, मल्टीपल वेसिकल किसमें मौजूद होता है, मल्टीपल वेसिकल्स जो होते हैं वो किसके अंदर में, इसमें क्या कहते हैं कि इनसाइड ऑफ सेल, सेल के अंदर में होता है। अब यही वेसिकल को क्या होना है, बाहर जाना, तो जैसे बीटा सेल्स के अंदर में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पढ़ते हैं इसके डिटेल पूरे वेल नोन मैकेनिज्म, तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कैल्शियम का, किसका रोल होता है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस, कैल्शियम, तो मोस्टली क्या होता है कि इस स्पेशली बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज के अंदर में, कि ये ऐसे बन के अपना क्या कहते हैं, मल्टीपल कह सकते हैं हम लोग, कि अलग अलग क्या कहते हैं, इंसुलिन क्या हुआ, बना हुआ है अलग अलग इंसुलिन, ये क्या है अंदर में, इंसुलिन लोडेड वेसिकल, मैं लिख ही देता हूं बगल में, इंसुलिन लोडेड वेसिकल, है ना, इंसुलिन लोडेड वेसिकल, ठीक है। अब ये इंसुलिन लोडेड वेसिकल्स है, तो जनरली ऐसे मल्टीपल बढ़े। अब इसमें होता है क्या कि कैल्शियम आता है, और कैल्शियम जैसे एंट्री लेता है ना, जैसे सेल मेम्ब्रेन में कैल्शियम का एंट्री होता है, अब पूरा मैकेनिज्म है ये, अपने को अभी उतना नहीं तुम्हें जानना है, ये कैल्शियम क्या करता है, इस वेसिकल के अंदर मूवमेंट ला देता है, और ये सारे वेसिकल फाइनली मूव करके क्या करेगा, मान लो इसमें से एक को हम दिखा रहे, जाकर के क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा मेम्ब्रेन के साथ, क्या करेगा, ये वेसिकल फ्यूज कर जाएगा मेम्ब्रेन से, और मेम्ब्रेन से जैसे फ्यूज करेगा तो इसके अंदर में क्या है भाई, मान लो इधर से कट गया ये, इसके अंदर में क्या है, इंसुलिन, अब जैसे फ्यूज किया तो ये इंसुलिन जो है वो कहां जाएगा, आउटसाइड ऑफ सेल, बाहर निकल गया इंसुलिन ना, ये क्या है,
सुनिए, तो दिस प्रोसेस इज क्या आपका एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ओवरऑल हम अगर लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टोटल जो तुम्हारा क्या कहते हैं कि जो प्रोसेस होना है इसमें सेल मेम्ब्रेन्स के रिगार्डिंग वो सारी चीजें खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास हम लोग साइटोप्लाज्म एंड देयर ऑर्गेनेल्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सेल अब हम कुछ दिनों और चलेगा, सेल खत्म हो जाएगा, देन हम लोग टिश्यू में इंटर करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ अभी ऑर्गेनेल्स है, सारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है, फिर न्यूक्लियस है, तो थोड़ा भी टाइम लगेगा, एग्जैक्टली तुरंत नहीं होगा। क्या चीज से? हाँ कैल्शियम का अपना चैनल है, हाँ वो चैनल से जा रहा है कैल्शियम से। साइकिल बनेगा वो इंट्रासेलुलर जाने के बाद डिसॉल्व हो जाएगा ना। इंट्रासेलुलर ये तो बाहर चला गया ना, जैसे अभी बताया इससे पहले के अंदर जाएगा रिसाइकल बन के, तो वो जो रिसाइकल रहेगा वो डिसॉल्व कर जाएगा या वैसा वेसिकल डिसॉल्व हुआ क्योंकि वो जा रहा है यूटिलाइजेशन के लिए। और तुम हम खाए कि सुबह सुबह एकदम बटर कौन बिस्किट आते हैं मॉम्स मैजिक खरीद के लाए, ऐसे टेबल पे रखा है, फाड़े ही नहीं हम, और कहेंगे पेट भर जाए, पॉसिबल है? उसको क्या करना होगा? ट्रैप को हटाना होगा। तो वेसिकल तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बना, अब अंदर उसको फंक्शनली होना तो वेसिकल को डिसॉल्व होना पड़ेगा, वेसिकल को ब्रेक होना पड़ेगा, तब वो फंक्शनली आएगा। ये एक्चुअली इन सारे प्रोसेस में एनर्जी इनडायरेक्ट यूज होता है, तो दिस इज अ सेकेंडरी में हम लोग सकते हैं। तो बहुत सारे बुक सीधा लिखते हैं दिस इज अ सब टाइप ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव। जैसे हम लोग, तुमको याद होगा कि स्पेशल टाइप ऑफ पैसिव पढ़ाए थे ना, तो वैसे यहाँ पे लिखते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। बट यहाँ को एटीपी एटीपी डायरेक्टली, आप जैसे अब ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, पूरे मैकेनिज्म ये कैसे रिलीज हुआ, इसमें एटीपी यूज हो रहा है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए 2 दिन की क्लास पढ़ाना होगा। यहाँ पर पूरे मैकेनिज्म में एटीपी कैसे यूज हो रहा है, पूरे हम सिंथेसिस से लेकर के रिलीजिंग मैकेनिज्म जब इंसुलिन का पढ़ेंगे तो एटीपी यूज होता है उसके अंदर में, ठीक है। तो हर जगह कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट, तो स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन से, ठीक है। चलो।